Welcome to the chapter Solutions महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड न्यू सिलेबस। ये स्टूडेंट्स, आज हम बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन पढ़ने वाले हैं। तो बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन का मीनिंग क्या है कि बॉइलिंग पॉइंट में इंक्रीज हो जाना, बॉइलिंग पॉइंट में उछाल आना। तो यहाँ पर बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन ये एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है। तो डियर स्टूडेंट्स, बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन समझने के लिए सबसे पहले हम एक एग्जाम्पल समझने की कोशिश करेंगे। तो इस एग्जाम्पल के ज़रिए हम बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन समझेंगे। तो यहाँ पर आपको स्क्रीन पर 3 फ्लास्क नज़र आ रहे हैं, फ्लास्क ए, बी और सी। फ्लास्क ए में कोल्ड वाटर है, फ्लास्क बी में हॉट वाटर है और फ्लास्क सी में बॉइलिंग वाटर है। तो मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि कौन से फ्लास्क में वेपर्स ज़्यादा तैयार होंगे, कोल्ड वाटर, हॉट वाटर या बॉइलिंग वाटर। तो आपका जवाब बिल्कुल सही आ रहा है कि सबसे ज़्यादा वेपर्स किस में तैयार होंगे, बॉइलिंग वाटर में तैयार होंगे, जिसको मैं इस तरह से बता सकता हूँ। हॉट वाटर में वेपर्स तैयार होंगे लेकिन उनकी तादाद कम रहेगी एज कंपेयर टू बॉइलिंग वाटर, और कोल्ड वाटर में भी वेपर्स तैयार होंगे लेकिन उनकी तादाद कम रहेगी एज कंपेयर टू हॉट वाटर। तो मेरा अगला सवाल आपसे ये है कि कौन से फ्लास्क में सबसे ज़्यादा वेपर प्रेशर आपको नज़र आ रहा है, फ्लास्क ए, फ्लास्क बी या फ्लास्क सी। बिल्कुल सही जवाब है आपका, फ्लास्क सी में वेपर प्रेशर आपको सबसे ज़्यादा नज़र आ रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर नंबर ऑफ वेपर्स ज़्यादा है बॉइलिंग वाटर में। ओके, तो अब हमको ये सोचना है कि वाटर बॉइलिंग स्टार्ट होना कब शुरू करता है, वाटर की बॉइलिंग कब शुरू होती है, ठीक है, और क्यों शुरू होती है। ये 2 क्वेश्चन है हमारे माइंड में कि वाटर की बॉइलिंग कब स्टार्ट होती है और क्यों स्टार्ट होती है, इसका क्या कारण है। तो इसका रीज़न हम ढूंढने की कोशिश करेंगे। चलिए आगे देखते हैं। अब हम ये सोचते हैं कि वाटर बॉईल होना कब शुरू होगा, उसकी बॉइलिंग कब स्टार्ट होगी। इसका क्या जवाब होना चाहिए कि जब वाटर को आप बहुत ज़्यादा गर्म करेंगे उस समय वाटर बॉईल होना स्टार्ट होगा। तो वाटर को बॉईल होने के लिए पहली कंडीशन ये है कि वाटर बहुत ज़्यादा गर्म हो जाना चाहिए, ठीक है। तो इसका ये मतलब हुआ कि वाटर का जो टेम्परेचर है बहुत ज़्यादा हो जाना चाहिए। तो इसका मतलब होगा कि वाटर बहुत ज़्यादा गर्म हो गया, तो वाटर का टेम्परेचर बढ़ जाएगा, उसी वक्त वाटर बॉईल होना स्टार्ट होगा। तो अब कौन से टेम्परेचर पर वाटर बॉईल होना स्टार्ट होगा ये हम देखेंगे। तो डियर स्टूडेंट, यहाँ पर आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा है कि नॉर्मल वाटर है, आप इसको हीट सप्लाई करेंगे और जब आप हीट सप्लाई करेंगे तो वाटर गर्म होगा, और जब बहुत ज़्यादा गर्म होगा तो वो बॉईल होना स्टार्ट होगा, ठीक है। तो किस टेम्परेचर पर वाटर बॉईल होता है, आपको पता है 100 डिग्री सेल्सियस। इस टेम्परेचर पर वाटर बॉईल होता है। तो अब सवाल ये पैदा हो रहा है कि वाटर 100 डिग्री सेल्सियस पर जब बॉईल हो रहा है तो इस टेम्परेचर को हम क्या कहेंगे, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर। तो बॉइलिंग पॉइंट का डेफिनेशन क्या होना चाहिए कि टेम्परेचर एट विच वाटर स्टार्ट्स बॉइलिंग इज कॉल्ड एज बॉइलिंग पॉइंट। ओके, फिर से एक बार सुनिए, बॉइलिंग पॉइंट की जो डेफिनेशन हम करेंगे, और ये डेफिनेशन बहुत ही सुपरफिशियल है, अभी आप सुनिए, बाद में और एक डेफिनेशन हम तैयार करेंगे। तो बॉइलिंग पॉइंट का मीनिंग क्या है, यहाँ पर द टेम्परेचर एट विच वाटर या कोई भी लिक्विड, वाटर हो या और कोई लिक्विड हो, द टेम्परेचर एट विच लिक्विड स्टार्ट्स बॉइलिंग इज कॉल्ड एज बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। तो अब यहाँ पर हम जो एग्जाम्पल देख रहे हैं कि वाटर ये 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर बॉईल होना स्टार्ट होता है। तो 100 डिग्री सेल्सियस पर ये बॉईल क्यों होता है, इसका क्या कारण है, हमको ये देखना पड़ेगा। व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड दिस। 100 डिग्री सेल्सियस पर ही ये बॉईल होता है। हमारा सवाल ये है कि ये 60 पर बॉईल क्यों नहीं होता है, 70 डिग्री सेल्सियस पर बॉईल क्यों नहीं होता है, 80 डिग्री सेल्सियस पर बॉईल क्यों नहीं होता है,
90 पर बॉईल क्यों नहीं होता है, वो 100 डिग्री सेल्सियस पर ही क्यों बॉईल होना स्टार्ट होता है, इसकी क्या वजह है। यहाँ पर डियर स्टूडेंट हम ये सोचेंगे कि 100 डिग्री सेल्सियस पर ऐसा कौन सा चेंज वाटर में आ गया है जो 60, 70, 80, 90 डिग्री सेल्सियस पर नहीं आ पाया था। वो कौन सा चेंज वाटर में आया है 100 डिग्री सेल्सियस पर। देखो बेटा, अब पानी को गर्म करते वक्त पानी से भाप निकलती है, आपको पता है, ठीक है। पानी को गर्म करते वक्त पानी से भाप निकलती है और इसी भाप को हम क्या कहते हैं, वेपर्स कहते हैं। समझ में आ रही बात। तो वेपर्स यानी कि भाप है। तो जैसे जैसे हम पानी को ज़्यादा गर्म करते जाएंगे वैसे वैसे पानी का टेम्परेचर बढ़ता जाएगा और जैसे जैसे पानी का टेम्परेचर बढ़ता जाएगा वैसे वैसे पानी से ज़्यादा वेपर्स निकलते जाएंगे और जितने ज़्यादा वेपर्स पानी से निकलेंगे उतना वेपर प्रेशर बढ़ता जाएगा, ठीक है। तो सपोज हम ऐसे कंसीडर करते हैं कि जब आपने वाटर को हीटिंग सप्लाई करना स्टार्ट की थी तो उस समय एक विद इन फ्यू सेकंड्स उसका टेम्परेचर बढ़ने के कारण उसका वेपर प्रेशर वाटर का इतना हो गया 500 या 100 ऐसे कंसीडर कीजिए कि स्टार्ट में 100 mmHg हो गया। और जैसे जैसे वाटर का टेम्परेचर बढ़ता गया तो वैसे वैसे वहाँ पर वेपर्स ज़्यादा निकलते गए और वेपर प्रेशर बढ़ता गया तो 100 से कितना हो गया, 200 mmHg हो गया। उसके बाद 300 हो गया वाटर का वेपर प्रेशर, 300 से वो 400 हो गया। उसके बाद 500 हो गया, 600 हो गया, 700 हो गया और लास्ट में एक पॉइंट ऐसा आया कि वो 760 mmHg हो गया वेपर प्रेशर। और ये जो स्टेज आई है ये वेपर प्रेशर कितने टेम्परेचर पे आया है, जब वाटर का टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस हो गया उस वक्त वाटर का वेपर प्रेशर 760 mmHg हो गया। तो जब वाटर का वेपर प्रेशर 760 mmHg इतना हो गया उस वक्त वाटर जो है बॉईल होना स्टार्ट हो गया। ओके, ध्यान से सुनिए कि जब वाटर का टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस हो गया और वाटर का वेपर प्रेशर 760 mmHg हो गया उस वक्त वाटर बॉईल होना स्टार्ट हो गया है और इसी टेम्परेचर को 100 डिग्री सेल्सियस को हम क्या कहते हैं, बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। अब हमारे माइंड में ये क्वेश्चन आता है कि यहाँ पर ऐसा क्यों हो रहा है, 760 mmHg वेपर प्रेशर होने के बाद वाटर बॉईल होना स्टार्ट क्यों हो रहा है, इसका क्या कारण है। तो देखो बेटा, यहाँ पर 760 mmHg जो है इसमें बहुत ही खास बात है। इस 760 mmHg ये हमारे एटमॉस्फेयर का भी प्रेशर है, यानी हम इसको एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहते हैं। और एटमॉस्फेरिक प्रेशर के दो यूनिट है, एक mmHg वाला है और दूसरा atm वाला है। तो 760 mmHg इज इक्वल टू है 1 atm, atm यानी एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ओके, तो यहाँ पर एटमॉस्फेयर का जो प्रेशर है वो 760 mmHg है, ठीक है। तो अब हम ये बोल सकते हैं कि जब वाटर का वेपर प्रेशर ये एटमॉस्फेयर के प्रेशर के इक्वल हो जाता है उस वक्त वाटर बॉईल होना स्टार्ट होता है। ध्यान से सुनिए, जब वाटर का वेपर प्रेशर ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो जाता है उस वक्त वाटर बॉईल होना स्टार्ट होता है, ठीक है। और उसी टेम्परेचर को हम क्या कहते हैं, बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। तो यहाँ पर हम इसकी डेफिनेशन ऐसे भी कर सकते हैं, ध्यान से सुनिए। अब मैं आपको साइंटिफिक डेफिनेशन बताऊंगा जो आप एग्जाम में लिखेंगे। देखिए, व्हाट इज बॉइलिंग पॉइंट या डिफाइन बॉइलिंग पॉइंट, द टेम्परेचर, ध्यान से सुनिए, द टेम्परेचर एट विच वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड बिकम्स इक्वल टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर and liquid starts boiling is called as boiling point.
फिर से एक बार रिपीट करेंगे बॉइलिंग पॉइंट की डेफिनेशन, द टेम्परेचर एट विच वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड बिकम्स इक्वल टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर एंड लिक्विड स्टार्ट्स बॉइलिंग इज कॉल्ड एज बॉइलिंग पॉइंट। ओके, तो यहां पर आपको ये समझ में आ गई है कंसेप्ट। चलिए आगे देखते हैं। अब आपको यहां पर दो फ्लास्क नजर आ रहे हैं। एक फ्लास्क ए है जो कि खुला फ्लास्क है, इस पर ढक्कन ढका हुआ नहीं है और इसके अंदर वाटर है। और फ्लास्क बी, इसमें भी वाटर है लेकिन ये ढका हुआ है, इस पर ढक्कन रखा हुआ है, ये क्लोज्ड फ्लास्क है। तो मेरा सवाल आपसे ये है कि अगर सपोज हम दोनों को हीट सप्लाई करते हैं, इसको भी हीट सप्लाई करते हैं फ्लास्क ए को, और फ्लास्क बी को भी हीट सप्लाई करते हैं, तो हीट सप्लाई करने से क्या होगा बच्चों, वाटर का टेम्परेचर बढ़ेगा और बढ़ते बढ़ते एक स्टेज ऐसी आएगी कि वाटर का जो वेपर प्रेशर है ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो ढक्कन ढका हुआ है तो ढक्कन के ऊपर भी एक प्रेशर काम कर रहा है और वो प्रेशर है एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ओके, PATM हम लिखेंगे, PATM का मतलब है एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो हम ऐसे कंसीडर करते हैं कि ढक्कन बहुत ही हल्का फुल्का है, उसका कोई मास नहीं है, वेटलेस है, फ्रिक्शनलेस है और उसके ऊपर एटमॉस्फेरिक प्रेशर वर्क कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर तो फ्लास्क ए में ढक्कन ढका हुआ नहीं है, तो यहाँ पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर डायरेक्टली जो है वाटर पर एक्ट कर रहा है। यहाँ पर भी जो है एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, दोनों तरफ है। तो अब मेरा सवाल आपसे ये है कि कौन से फ्लास्क का वाटर जल्दी उबलेगा, कौन से फ्लास्क का वाटर जल्दी उबलेगा, ओपन फ्लास्क या क्लोज्ड फ्लास्क? बिल्कुल सही जवाब है आपका, क्लोज्ड फ्लास्क में का वाटर जल्दी उबलेगा एज कंपेयर टू ओपन फ्लास्क। अब इसका क्या रीजन है, वाई, क्या वजह है इसकी, बोलिए आप। बिल्कुल सही सोच रहे आप। देखो बेटा, यहां पर ओपन फ्लास्क में भी वेपर्स फॉर्म हो रहे हैं, कब, आफ्टर हीटिंग, और क्लोज फ्लास्क में भी वेपर्स फॉर्म हो रहे हैं। लेकिन दोनों में फर्क क्या है कि यहाँ फ्लास्क ए में वेपर्स जो है ये खुले हैं, बंद नहीं है, ये बाहर जा सकते हैं एटमॉस्फेयर में, लेकिन फ्लास्क बी में वेपर्स बंद है। इसलिए हमको वाटर बॉईल होने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन क्या है कि वेपर प्रेशर ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो जाना चाहिए, यानी वेपर प्रेशर ऑफ H2O ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर, जिसको हम यहाँ पर अप्लाइड प्रेशर भी कह सकते हैं, इक्वल हो जाना चाहिए। तो ये वाली जो स्टेज है कौन से फ्लास्क में जल्दी आएगी, फ्लास्क ए में ये स्टेज नो डाउट स्टेज दोनों में आने वाली है, पानी दोनों में उबलने वाला है, लेकिन देर कहाँ लगने वाली है और जल्दी कहाँ होने वाला है, ओपन फ्लास्क में देर होने वाली है, क्योंकि ये जो स्टेज है वेपर प्रेशर ऑफ H2 इज इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ये स्टेज देर से आएगी बच्चों फ्लास्क ए में, जबकि फ्लास्क बी में ये जो स्टेज है वेपर प्रेशर ऑफ H2 इज इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ये स्टेज जल्दी अचीव होगी, इसीलिए यहाँ पर वाटर जल्दी उबलेगा। ओके, समझ में आ रहा है आपको? चलिए आगे देखते हैं। अब मेरा ये सवाल है, आपको यहाँ पर 3 फ्लास्क नजर आ रहे हैं, फ्लास्क ए, फ्लास्क बी और फ्लास्क सी। फ्लास्क ए ये ओपन कंटेनर है और उसमें वाटर है जो उबल रहा है, फ्लास्क बी यानी उबलने वाला है, फ्लास्क बी उसमें भी वाटर है लेकिन ये क्लोज कंटेनर है और यहाँ पर ढक्कन है और ढक्कन के ऊपर जो प्रेशर काम कर रहा है, जो वर्क कर रहा है, वो उसका नाम है एटमॉस्फेरिक प्रेशर। लेकिन फ्लास्क सी को देखो बच्चों, यहाँ पर भी जो है वाटर है, उसके ऊपर ढक्कन ढका हुआ है, लेकिन ढक्कन के ऊपर एक वजनदार पत्थर रखा हुआ है, फॉर एग्जाम्पल 5 किलो का एक पत्थर उसके ऊपर रखा हुआ है। ठीक है, तो हमने यहाँ पर अब सवाल ये देखना है कि कौन से फ्लास्क में का वाटर जल्दी उबलेगा, फ्लास्क ए, फ्लास्क बी या फ्लास्क सी? तो आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं, यहाँ पर फ्लास्क सी में मौजूद वाटर सबसे पहले सबसे तेज जल्दी उबलेगा।
एज कंपेयर टू फ्लास्क बी एंड फ्लास्क ए। समझ में आ रहा है? तो देखो बच्चों, यहाँ पर मैं ये वेपर्स बताता हूँ फ्लास्क सी में ये जो, तो अब इसका क्या रीज़न है? सोचिए, फ्लास्क सी में मौजूद वाटर बहुत जल्दी उबल रहा है, इसका क्या रीज़न है? देखो, हमारे पास कंडीशन क्या है कि वाटर कब बॉईल होना स्टार्ट होता है? जब वाटर का वेपर प्रेशर ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो जाता है या अप्लाइड प्रेशर के इक्वल हो जाता है। तो डियर स्टूडेंट, यहाँ पर फ्लास्क सी में आप देखिए, यहाँ पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर तो वर्क कर ही रहा है, PATM तो है, लेकिन उसके साथ साथ हमने प्लस क्या कर दिया, एक 5 किलो का वजनदार पत्थर भी ढक्कन के ऊपर रख दिया। इसलिए क्या हो गया कि अप्लाइड प्रेशर बढ़ गया है, और अप्लाइड प्रेशर बढ़ गया इसलिए वेपर्स जो है ये बिल्कुल बंद हो गए अंदर, और वेपर्स अब जल्दी फॉर्म होंगे क्योंकि आपने अप्लाइड प्रेशर बढ़ा दिया है। तो इसलिए वेपर प्रेशर ऑफ वाटर इज इक्वल टू अप्लाइड प्रेशर, ये स्टेज बहुत जल्दी यहाँ पर आएगी और इसलिए ये वाटर बहुत जल्दी स्टार्ट होगा, बॉईल होना स्टार्ट होगा। डियर स्टूडेंट, मैं बार बार ये बोल रहा हूँ कि फ्लास्क सी में ये जो वाटर है ये उबल रहा है, और मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि उबल चुका है। ठीक है, आप मेरी ग्रामर पे ध्यान दीजिए कि ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की बात कर रहे हैं हम, कि पानी उबल रहा है, पानी उबल चुका है, ये पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है। तो हमको पानी उबल चुका है इसकी स्टडी नहीं करना है, पानी उबल रहा है, पानी वाटर स्टार्ट्स बॉइलिंग, इसकी हमको स्टडी करना है। समझ में आ रही है बात आपको? चलिए, अब हमारे माइंड में ये सवाल पैदा होता है कि क्या फ्लास्क ए, फ्लास्क बी और फ्लास्क सी, इन तीनों में वाटर का बॉइलिंग पॉइंट चेंज होगा? बिल्कुल नहीं होगा। डियर स्टूडेंट, बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस ये हमेशा कांस्टेंट रहेगा। सिर्फ ये जो स्टेज है, वेपर प्रेशर ऑफ H2 इज इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर या अप्लाइड प्रेशर, ये स्टेज किसी फ्लास्क में देर में आएगी, किसी फ्लास्क में जल्दी आएगी। तो जिस फ्लास्क में ये स्टेज देर में आएगी तो वहां पर पानी देर से उबलेगा, यानी कि फ्लास्क ए, और जिस फ्लास्क में ये वाली स्टेज जल्दी आएगी तो उसमें वाटर जल्दी उबलेगा, जल्दी स्टार्ट होगा उबलना, यानी कि फ्लास्क सी। समझ में आ रही है बात? तो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज ऑलवेज कांस्टेंट, लेकिन जैसे जैसे आप अप्लाइड प्रेशर बढ़ाएंगे वैसे वैसे पानी जल्दी उबलना शुरू होगा, क्योंकि वेपर प्रेशर ऑफ H2O इज इक्वल टू अप्लाइड प्रेशर, ये स्टेज जल्दी आएगी। तो डियर स्टूडेंट, हम और एक नई डेफिनेशन तैयार करेंगे बॉइलिंग पॉइंट की। सुनिए ध्यान से। द टेम्परेचर एट विच वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड बिकम्स इक्वल टू द अप्लाइड प्रेशर। यहां पर हमने एटमॉस्फेरिक प्रेशर ये वर्ड हटाकर वहां पर क्या रख दिया, अप्लाइड प्रेशर, यानी फ्लास्क सी को देखो आप, equal to the applied pressure and liquid starts boiling is called as boiling point। फिर से एक बार ध्यान से सुनिए और एक डेफिनेशन बॉइलिंग पॉइंट की। द टेम्परेचर एट विच वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड becomes equal to the applied pressure and liquid starts boiling is called as boiling point। ओके, चलिए आगे देखते हैं। अब आपको स्क्रीन पर दो फ्लास्क नजर आ रहे हैं, फ्लास्क ए और फ्लास्क बी। फ्लास्क ए में प्योर वाटर है, कितना है, 250 ml, और फ्लास्क बी में वाटर है लेकिन आपने उसमें शुगर डिजॉल्व कर दी। तो वाटर प्लस शुगर क्या हुआ बच्चों, शुगर का सॉल्यूशन, और इसका वॉल्यूम भी 250 ml है। ओके, तो फ्लास्क ए में प्योर वाटर है और फ्लास्क बी में शुगर का सॉल्यूशन मौजूद है, और दोनों भी फ्लास्क ढके हुए हैं, ढक्कन रखा हुआ है, और ढक्कन पर बाहर से जो है एटमॉस्फेरिक प्रेशर उस पर वर्क कर रहा है, जिसको हमने PATM लिखा है। तो अब मेरा सवाल आपसे ये है कि कौन से फ्लास्क का लिक्विड जल्दी बॉईल होना स्टार्ट होगा, फ्लास्क ए या फ्लास्क बी? कौन जल्दी उबलेगा, कौन जल्दी बॉईल होना स्टार्ट होगा? सोचिए, बिल्कुल सही सोच रहे हैं आप कि फ्लास्क ए में का जो लिक्विड है, जो कि प्योर वाटर है, ये जल्दी बॉईल होना स्टार्ट होगा एज कंपेयर टू शुगर सॉल्यूशन।
ओके, क्यों? क्योंकि यहाँ पर वेपर प्रेशर, प्योर वाटर का वेपर प्रेशर ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल बहुत जल्दी हो जाएगा बच्चों। यहाँ पर हम ये वेपर्स बताते हैं, तो ये स्टेज यहाँ पर बहुत जल्दी आएगी। लेकिन यहाँ पर वेपर्स कम है, पहले से ही वेपर्स कम है, क्योंकि आपने शुगर के अंदर, फ्लास्क बी को देखिए, आपने वाटर के अंदर शुगर यानी कि नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट को डिसॉल्व कर दिया है, इसलिए वाटर का वेपर प्रेशर कम हो गया है। ओके, तो यहाँ पर हमको मालूम है कि इवापोरेशन ये सरफेस फिनोमिनन है, तो यहाँ पर सरफेस पर कुछ मॉलिक्यूल्स वाटर के हैं और कुछ मॉलिक्यूल शुगर के हैं, इसलिए सरफेस पर जो वोलाटाइल मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट थे उनकी तादाद कम हो गई, उनका नंबर कम हो गया, इसलिए वेपर्स भी कम हो गए, इसलिए यहाँ पर ये फ्लास्क बी में का सॉल्यूशन ये देर से उबलेगा। ओके, तो अब यहाँ पर ये दो अलग अलग लिक्विड है बच्चों। हमने अब तक जो देखा था तो हमने सिर्फ वाटर की ही स्टडी की थी, जितने भी फ्लास्क रहते थे उन सब में वाटर ही रहता था, लेकिन यहाँ पर दो अलग अलग लिक्विड है, एक लिक्विड प्योर वाटर है और दूसरा लिक्विड शुगर सॉल्यूशन है। तो मेरा अगला सवाल ये है कि कौन से लिक्विड को बॉइलिंग पॉइंट तक पहुंचाने के लिए ज़्यादा हीट सप्लाई करना पड़ेगी, फ्लास्क ए या फ्लास्क बी? कौन से लिक्विड को बॉईल करने के लिए आपको ज़्यादा हीट सप्लाई करना पड़ेगी? बिल्कुल सही सोच रहे हैं आप, फ्लास्क बी में मौजूद लिक्विड को यानी कि शुगर सॉल्यूशन को बॉईल करने के लिए आपको ज़्यादा हीट सप्लाई करना पड़ेगी, ठीक है, क्योंकि पहले से ही इसका वेपर प्रेशर कम है। तो फिर हम ये मान के चलते हैं कि हमको मालूम है कि प्योर लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है, 100 डिग्री सेल्सियस। तो हम इस सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट ऐसे कंसीडर करते हैं कि क्या रहेगा, बोलिए, 100 से कम रहेगा कि 100 से ज़्यादा रहेगा? क्योंकि ये सॉल्यूशन देर में उबलने वाला है, इसका वेपर प्रेशर कम है, तो इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या रहेगा, ज़्यादा रहेगा। तो कितना रहेगा, सपोज 110 डिग्री सेल्सियस। तो हम यहाँ पर 100 डिग्री सेल्सियस को कंसीडर करते हैं T यानी कि टेम्परेचर, B मतलब बॉइलिंग पॉइंट और 0 मतलब प्योर। तो क्या हुआ, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर लिक्विड या प्योर सॉल्वेंट। ओके, और इसको हम बोलेंगे T, उसके बेस पर B लिखेंगे। इसका क्या मतलब हुआ कि बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। ओके, तो बॉइलिंग पॉइंट, देखिए बच्चों यहाँ पर हमको एक नई चीज सीखने को मिल रही है कि सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट एज कंपेयर टू प्योर सॉल्वेंट हमेशा ज्यादा होता है। ओके, तो अब ये दोनों का जो डिफरेंस है उसको हम कौन से सिंबल से लिखेंगे बच्चों, डेल्टा टी। तो डेल्टा टी इज इक्वल टू हम क्या लिखेंगे, बोलिए, TB 0 माइनस TB, ऐसा लिखेंगे क्या, फिर ये ऐसे लिखेंगे, बताइए, डेल्टा टी इज इक्वल टू TB माइनस TB0। कौन सा सही नजर आ रहा है आपको? बिल्कुल सही है, ये जो लिखा हुआ है ये यहां पर ये रॉन्ग लिखा हुआ है, ये रॉन्ग है, क्योंकि माइनस में हम क्या करते हैं, बड़ी वैल्यू पहले रखते हैं और छोटी वैल्यू बाद में रखते हैं, तो ये वाला राइट है। ओके, तो ये हमारा फाइनल यहां पर एक हमने फॉर्मूला तैयार किया है, डेल्टा टी इज इक्वल टू TB माइनस TB0। अब डेल्टा टी को हमको कुछ नाम देना पड़ेगा, तो डेल्टा टी क्या है, डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर बिटवीन व्हाट एंड व्हाट, बिटवीन प्योर लिक्विड एंड सॉल्यूशन, ठीक है। तो आपने यहाँ पर ये जो टेम्परेचर का डिफरेंस है यानी बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस है, आपने बॉइलिंग पॉइंट बढ़ाया है क्या घटाया है, आपने बॉइलिंग पॉइंट बढ़ाया है। कैसे बढ़ाया है, आपने प्योर वाटर में शुगर डाल दी है, इसलिए उसका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ गया, तो इसी को कहते हैं इलिवेशन। तो पूरा नाम हुआ, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डेल्टा टी, बॉइलिंग पॉइंट इलिवेशन। ओके, तो बॉइलिंग पॉइंट इलिवेशन की हमको अब डेफिनेशन तैयार करना है बच्चों। तो हम क्या डेफिनेशन तैयार करेंगे, आप इस इक्वेशन को देखिए, बॉइलिंग पॉइंट इलिवेशन इज द डिफरेंस, ओके, इट इज द डिफरेंस ऑफ
boiling point of solution and boiling point of pure solvent. ओके, फिर से एक बार, द डिफरेंस बिटवीन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन यानी कि TB एंड द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट यानी कि TB0 इज कॉल्ड एज बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन विच इज डिनोटेड बाय द सिंबल डेल्टा T। चलिए आगे देखते हैं। अब यहां पर आपको स्क्रीन पर 4 फ्लास्क नजर आ रहे हैं, फ्लास्क A, B, C और D। ध्यान से देखिए, और चारों फ्लास्क में सॉल्यूशन है और सॉल्यूशन का टोटल वॉल्यूम चारों फ्लास्क में सेम है, 250 ml, 250 ml, 250 ml और 250 ml। ओके, अब फ्लास्क A की बात करते हैं। फ्लास्क A में प्योर वाटर है और उसके ऊपर ढक्कन रखा हुआ है, ढक्कन पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर वर्क कर रहा है। फ्लास्क B में वाटर में आपने शुगर डिजोल्व कर दी। कितनी शुगर डिजोल्व की आपने? 50 ग्राम। ओके, और फ्लास्क C में आपने वाटर लिया, वाटर में आपने 100 ग्राम शुगर डिजोल्व की है, और फ्लास्क D में आपने वाटर में 150 ग्राम शुगर डिजोल्व की है। ठीक है, लेकिन बच्चों चारों फ्लास्क में टोटल जो वॉल्यूम है सॉल्यूशन का वो सेम है, यानी कि 250 ml। तो अब मैं मेरा क्वेश्चन स्टार्ट करता हूं। मेरा क्वेश्चन ये है, ध्यान से सुनिए, कि कौन से फ्लास्क में मौजूद लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा रहेगा? कौन से फ्लास्क में मौजूद लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट सबसे हाई रहेगा? ऑप्शंस है फ्लास्क A, फ्लास्क B, फ्लास्क C और फ्लास्क D। आप जवाब सोचिए, क्या जवाब रहना चाहिए? बिल्कुल सही सोच रहे हैं आप कि फ्लास्क D में जो लिक्विड है उसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा रहेगा। अब कुछ चीजें हम कंसीडर करते हैं। सपोज प्योर वाटर का बॉइलिंग पॉइंट तो फिक्स है, हमको मालूम है कितना है, 100 डिग्री सेल्सियस। अब फ्लास्क B में आपने 50 ग्राम शुगर डाल दी, तो फिर इसका बॉइलिंग पॉइंट थोड़ा सा बढ़ गया, थोड़ा सा बढ़ गया, सपोज ऐसे कंसीडर करते हैं कि 110 डिग्री सेल्सियस हो गए। और फ्लास्क C में शुगर आपने और ज़्यादा बढ़ा दी, अब आपने 100 ग्राम शुगर डिजोल्व की है, तो इसका बॉइलिंग पॉइंट और थोड़ा बढ़ गया, सपोज 120 डिग्री सेल्सियस हो गया। ओके, और फ्लास्क D में आपने शुगर 150 ग्राम डिजोल्व की है, तो यहाँ पर बॉइलिंग पॉइंट और बढ़ गया, सपोज वो 130 डिग्री सेल्सियस हो गया। ओके, तो फिर यहाँ पर फ्लास्क D में जो सॉल्यूशन है उसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे हाई है। लेकिन फिर एक सवाल हमारे माइंड में तैयार हो रहा है कि ऐसा क्यों हो रहा है। ओके, आपके माइंड में भी सवाल तैयार होना चाहिए कि ऐसा क्यों है, फ्लास्क D में मौजूद सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा क्यों है। ओके, तो चलिए हम इसका जवाब ढूंढने की कोशिश करते हैं। देखो बच्चों, यहाँ पर आप मुझे बताइए कि जब आप ये चारों फ्लास्क को हीटिंग सप्लाई करेंगे, इसको गर्म करेंगे, उबालने के लिए गर्म तो करना पड़ेगा ना, तो जब गर्म करेंगे तो सबसे ज़्यादा जो वेपर्स होंगे वो कौन से फ्लास्क में तैयार होंगे? सबसे ज़्यादा वेपर्स कौन से फ्लास्क में तैयार होंगे? फ्लास्क A में। बिल्कुल सही है, क्योंकि ये प्योर वाटर है। और उसी समय कंपैरेटिव स्टडी कर रहे हैं हम, फ्लास्क B में कितने वेपर्स नजर आएंगे आपको? फ्लास्क A से कम नजर आएंगे, सपोज इतने आ रहे हैं। ठीक है, और फ्लास्क C में फ्लास्क B के मुकाबले में और भी कम वेपर्स नजर आएंगे। ओके, और फ्लास्क D में आपको और भी कम वेपर्स नजर आएंगे। ठीक है, तो यहां पर ये जो हमारी जो कंडीशन है कि कोई भी सॉल्यूशन बॉईल होना कब, जब उस सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो जाता है। ओके, तो यहां पर हम ये कह सकते हैं कि फ्लास्क D में वेपर प्रेशर बहुत कम है, वेपर प्रेशर बहुत कम है। और वेपर प्रेशर कम क्यों है? क्योंकि यहां पर फ्लास्क D में वेपर प्रेशर लोअरिंग
ज़्यादा है। आपने वेपर प्रेशर बहुत ही कम कर दिया। कैसे? आपने शुगर ज़्यादा ऐड कर दी उसमें 150 ग्राम, तो वेपर प्रेशर लोअरिंग ज़्यादा है, इसलिए इसका बॉइलिंग पॉइंट भी ज़्यादा है। समझ में आ रहा है आपको? चलिए अब फ्लास्क ए के बारे में सोचते हैं कि फ्लास्क ए में जो है वेपर प्रेशर एज कंपेयर टू फ्लास्क डी ज़्यादा है। क्यों? क्योंकि यहां पर वेपर प्रेशर लोअरिंग एज कंपेयर टू डी कम है, यानी वेपर प्रेशर लोअरिंग नहीं है बोले भी तो चलेगा, आपने यहां शुगर ऐड ही नहीं की है, इसलिए इसका बॉइलिंग पॉइंट भी फ्लास्क डी से कम है। समझ में आ रहा है? तो कहने का मतलब हम एक फाइनल बहुत ही इंपॉर्टेंट कंक्लूजन ड्रॉ करने वाले हैं। हम ऐसे कह सकते हैं, देखिए ध्यान से, एलिवेशन in boiling point is directly proportional to lowering in vapor pressure। समझ में आ रहा है आपको? चलिए इसका क्या मतलब है कि आप जितना वेपर प्रेशर में लोअरिंग लाएंगे, आप जितना वेपर प्रेशर कम करेंगे, उतना बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता जाएगा। ओके, तो मैं आपको उम्मीद करता हूं कि आपको ये मेरा पूरा लेक्चर समझ में आ गया होगा। अगर आपको अच्छे से समझ में आ गया है तो कमेंट कीजिए, इस लेक्चर को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। गुड बाय।